जहाँ तुम दोनों अकेले ही हो। राहुल कुछ सोचने लगा और फिर बोला, आपका आइडिया तो ठीक है, पर वो मानेगी क्या? बहुत इरिटेट करती है। कहते हुए राहुल ने पार्थी को कॉल लगाया। पार्थी अपने केबिन में मायूस बैठी थी। जैसे ही पार्थी ने कॉल रिसीव किया, राहुल ने पूछा, हेलो पार्थी, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? पार्थी ने बुझी सी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, तुम बोलो क्या बात है? यार, मैं वो कह रहा था कि इस वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने चले। नहीं राहुल, मैं नहीं जा सकती। एक्चुअली मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं, मैं उन्हें लॉन्च करना चाहती हूँ। बस इसी को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसमें तुम क्या हेल्प करोगे? मैं इस सीरीज को लॉन्च करने के लिए सुपरस्टार करण कपूर को बुलाना चाहती हूँ। प्रतीक होता तो वो इसमें मेरी मदद कर सकता था, पर तुम तो जानते हो वो मुझसे नफरत करता है। प्रतीक का नाम सुनते ही राहुल का खून खौलने लगा, पर उसने कंट्रोल करते हुए कहा, तो क्या हुआ? प्रतीक नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बुलाऊंगा करण कपूर को। ये कहते हुए राहुल ने अपने पापा की तरफ इशारा किया। उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया। राहुल की बात से पार्थी के मन में एक उम्मीद जागी। अब उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? सिर्फ मदद नहीं, मैं तुम्हारा ये पूरा इवेंट अपनी निगरानी में करवाऊंगा। देखना, तुम्हारी ज्वेलरी इंटरनेशनल लेवल पर हिट होगी। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम तो यूनिक होगा ही। तुम एक टॉप क्लास की डिजाइनर हो, ये बात तुम्हें पहले भी तुमने प्रूव की है। पता नहीं राहुल, क्यों मैं इन्हें लॉन्च करने से डर रही हूँ। डरने की क्या बात है, मैं कल तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। अब पार्थी को थोड़ी उम्मीद नजर आने लगी। अगले दिन राहुल उसके ऑफिस में पहुंच गया। उसने पार्थी के बने डिजाइन्स देखे और उन्हें देखकर वो देखता ही रह गया। राहुल ने पार्थी की तारीफ करते हुए कहा, ग्रेट यार पार्थी, तुमने तो सच में इतने अमेजिंग डिजाइन तैयार किए हैं। ये तो एंटीक और मॉडर्न डिजाइन का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। पार्थी कंफ्यूज सी बोली, क्या सच में? राहुल ने एक एक करके सब डिजाइन देखे और कहने लगा, हाँ, बहुत ही बढ़िया। राहुल, मैं चाहती थी कि अगर करण कपूर आ जाए तो लोग इस पर ध्यान देंगे। अगर वो इनकी तारीफ में दो शब्द भी कहेगा तो ये अपने आप में ही इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। मैंने पापा से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि करण कपूर उनके कहने पर जरूर आएगा। तुम बस ये सीरीज जल्दी से तैयार करो और मुझे बताओ कि कब उसे बुलाना है। पार्थी ने खुश होते हुए कहा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे कारीगर इन डिजाइन्स को एक हफ्ते में तैयार कर लेंगे। जैसे ही ये प्रोडक्ट तैयार होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम सब संभाल लोगे ना? ऑब्वियसली मैं संभालूंगा, राहुल ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे पता था कि उसके पापा सेलिब्रिटी को बुला लेंगे और उन्होंने बुला भी लिया। एग्जीबिशन के एक दिन पहले ही शाम को करण कपूर देहरादून पहुंच गया था। पार्थी राहुल के साथ करण से मिलने पहुंची। करण पार्थी को देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसने पार्थी को साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया, पर पार्थी ने मना कर दिया। इससे करण चिढ़ गया। पार्थी के जाने के बाद उसने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, मिस्टर राहुल, मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। इसे मनाओ, नहीं तो मैं कल एग्जीबिशन में सब चौपट कर दूंगा। राहुल घबरा गया। उसने करण को खुश करने के लिए कह दिया कि कल एग्जीबिशन के बाद पार्थी आपके साथ डिनर करेगी। तब जाकर करण माना। पार्थी बहुत एक्साइटेड थी। आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो अपने यूनिक डिजाइन्स लॉन्च करने वाली थी। मिस्टर बत्रा उसके लिए बहुत खुश थे। पार्थी ने उन्हें भी एग्जीबिशन में चलने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। बेटा, अब तुम्हें खुद के दम पर सब करना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो जानते थे कि पिछले कुछ दिनों में पार्थी ने बहुत कुछ सहा था और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। पर अब सब ठीक हो रहा था। राहुल ने उसके लिए सारा इंतजाम कर लिया था। करण कपूर के आने की खबर से पूरे शहर में एक्साइटमेंट का माहौल था। ये एग्जीबिशन सिर्फ करण के आने की खबर से ही सुर्खियों में आ गई थी। न्यूज चैनल पर इस पर खबरें चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि करण कपूर इतना फेमस था कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए जान देने को तैयार हो जाते थे। राहुल ने पार्थी के लिए परेड ग्राउंड के पास ही देहरादून क्लब में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई थी। इस क्लब में आम लोगों को मेंबरशिप तक नहीं मिलती थी। देहरादून के घराने के लोग ही इस क्लब के मेंबर थे। राहुल ने पार्थी को इम्प्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एग्जीबिशन में शहर के बड़े बड़े उद्योगपति आने वाले थे, इसलिए पार्थी को उम्मीद थी कि शायद इस एग्जीबिशन में प्रतीक भी आएगा। उसने कई दिनों से प्रतीक को देखा भी नहीं था, इसलिए वो उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रही थी। प्रतीक अब रुद्र ओबरॉय था और उसका एक अलग रुतबा था। लोग उसे रुद्र ओबरॉय के नाम से जानने लग गए थे। एग्जीबिशन में पार्थी की नजरें प्रतीक को ही ढूंढ रही थी। एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली थी। करण कपूर जैसे ही आया, लोगों की निगाहें उस पर टिक गई, पेपर पर वर्क में वो तो वो भी उखड़ा है, उखड़ा सा मेडिकल नजर आ रहा था, सर्टिफिकेट।
जैसे ही पार्थी उसने उसके बोला पास था आई उसने पूछा, ये ब्यूटीफुल बसंत लेडी, दशहरा की तो वाइफ के आज वो रात का क्या प्लान है? डेजिग्नेशन गलत लिखी हुई पार्थी ने थी, हैरानी से वो पूछा, भी नहीं सही कराई कैसा हमने। प्लान? ये करण छोटी शिकायत भरे अपने उसकी अंदाज बात में करते हैं ना फुसफुसाया, खाली। ये तो मैंने मेरे को जो अभी मुझे डिमांड की अभी थी जो वो ध्यान आ आपने रही है वो नहीं बता की रहा हूँ कि पार्थी। ये रह रहे हैं ये सारे, आपने तो जो मेरे को भी कहा याद है। हमने किया है। करण मेडिकल पार्थी के सर्टिफिकेट करीब हर आ गया। क्वार्टरली चाहिए सारे आपने सब कुछ किया पर आपने हमें मेडिकल। अपना टाइम नहीं दिया। करण कपूर के इस बदले अंदाज ने पार्थी को डरा दिया। आप किस तरह के टाइम की बात कर रहे हैं? करण फिर पार्थी के कान में फुसफुसाया, यही कि आज की शाम आप हमारे साथ रहेंगी, तभी हम इस एग्जीबिशन को पॉपुलर बनाएंगे, वरना। वैसे मिस्टर राहुल ने हमसे वादा किया है। क्यों मिस्टर राहुल? करण के शब्दों से कमीनापन साफ झलक रहा था। पार्थी को गुस्सा आ गया। उसने राहुल की तरफ देखा जो अभी तक चुपचाप खड़ा था। उसने राहुल से पूछा, राहुल ये क्या है? राहुल ने पार्थी का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कि इतने बड़े इवेंट में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। राहुल पार्थी को खींचकर कोने में ले गया और बोला, तुम जानती हो ना तुम्हारे लिए ये एग्जीबिशन क्या मायने रखती है, इसलिए इस टाइम करण कपूर को नाराज करना सही नहीं होगा। और फिर एक डिनर की ही तो बात है। पार्थी आंखें फाड़े राहुल के चेहरे की तरफ देखने लगी। जब राहुल और पार्थी कोने में जाकर बात कर रहे थे, तभी प्रतीक भी काशी के साथ हॉल में दाखिल हुआ। पार्थी और राहुल को एक साथ देखकर प्रतीक के दिल में एक टीस सी उठी। काशी की नजर जब पार्थी पर पड़ी, तो वो प्रतीक को खींचकर उस जगह लेकर गई जहां ओबरॉय फैमिली के बैठने का इंतजाम था। अपनी सीट पर बैठने के बाद प्रतीक का ध्यान बार बार पार्थी और राहुल पर ही जा रहा था। इससे काशी को चिढ़ होने लगी। पार्थी अब राहुल पर गुस्सा हो रही थी। पार्थी गुस्से में बोली, राहुल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे कंपनी चलानी है पर खुद को बेच कर नहीं। राहुल अभी भी पार्थी को समझाने की कोशिश कर रहा था। पार्थी, बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है ना। पार्थी गुस्से से राहुल की तरफ देख रही थी। पार्थी के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर प्रतीक को थोड़ा डाउट हुआ। वो उठा और अपने असिस्टेंट अमोल के कान में फुसफुसाया, पता करो क्या माजरा है। तब तक काशी भी प्रतीक के पास आ गई और प्यार से बोली, तुम क्यों इसके लिए टेंशन ले रहे हो? ये दोनों कपल हैं, होगा कुछ, प्यार में ये सब चलता रहता है ना। पर प्रतीक के मन में कहीं ना कहीं पार्थी के लिए चिंता थी। वो उसकी एग्जीबिशन देखने के लिए मन ही मन एक्साइटेड भी था, पर उसने ये बात किसी से नहीं कही। थोड़ी ही देर बाद अमोल प्रतीक के पास आया और कान में कुछ कहा। सुनते ही प्रतीक के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। अब वो रुक नहीं सकता था। वो उठा और करण कपूर के पास चला गया। प्रतीक को देखते ही करण कपूर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोला, मिस्टर ओबरॉय आप यहाँ कैसे? प्रतीक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने करण कपूर के कान में कुछ कहा और वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो मुड़ा, पार्थी की नजर प्रतीक पर पड़ी। वो सब कुछ भूलकर उसके पास दौड़ी, पर तब तक प्रतीक बाहर निकल चुका था। काशी भी उसके पीछे पीछे निकल आई। पार्थी को जैसे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। वो प्रतीक के पीछे भागना चाहती थी, पर तभी पीछे से करण कपूर की आवाज आई, मिस पार्थी। पार्थी ने गुस्से से करण की तरफ देखा। तभी करण पार्थी के करीब आया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैंने जो कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आपकी एग्जीबिशन सक्सेसफुल होगी। पार्थी हैरान थी। तभी करण कपूर स्टेज पर चला गया और माइक पर सबका वेलकम किया। पार्थी को समझ में नहीं आया कि अचानक करण कपूर का रवैया चेंज कैसे हो गया। तभी राहुल पार्थी के पास आया और बोला, देखा मैंने सब ठीक कर दिया। मैंने पापा से इस करण को फोन करवाया, तभी तो ये माना। राहुल को पता चल चुका था कि प्रतीक ने करण कपूर को धमकी दी थी, पर उसने इसका फायदा उठाया। वो फिर पार्थी को समझाने लगा, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पार्थी के चेहरे पर स्माइल थी, पर वो इस मौके पर प्रतीक से बात करना चाहती थी। उसे दुख हो रहा था कि प्रतीक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और इस तरह बाहर निकल गया। काशी भी प्रतीक से पूछने लगी, तुम ऐसे अचानक क्यों आ गए? प्रतीक ये बात काशी को कैसे बताता कि अगर वो वहाँ रहता तो वो करण कपूर को पीट डालता, इसलिए उसने कह दिया, मुझे क्लाइंट से अर्जेंट मिलना है। कहते ही वो काशी को वहीं छोड़कर निकल गया। पार्थी की एग्जीबिशन सक्सेसफुल रही। इंटरनेट पर बत्रा कंपनी की नई सीरीज की धूम मच गई थी। वो रात को जब घर वापस पहुंची तो उसके पापा ने उसे गले लगा लिया। वो इमोशनल होकर बोले, पार्थी बेटा, आई एम सॉरी, मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं जानता था कि तुम काबिल हो। पार्थी अपने पापा की बातें सुनकर इमोशनल हो गई और उनसे गले लगकर रोने लगी और रोते हुए पापा, मैं आपकी ही तो बेटी हूँ ना। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, पर
अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। देखना, मैं इस कंपनी को टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगी। मैं जानता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। पार्थी को आज बहुत सुकून मिल रहा था। अगले कुछ दिनों में उसके डिजाइन्स इतने हिट हो गए कि कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। पार्थी एक्साइटेड थी और अपनी केबिन में बैठी आगे के प्लान पर सोच रही थी। तभी मार्केटिंग के डायरेक्टर संजय बिष्ट पार्थी के पास आए और हड़बड़ाते हुए बोले, मिस पार्थी, गड़बड़ हो गई है। पार्थी ने उन्हें इस तरह से परेशान देखा तो वो बोली, क्या हुआ मिस्टर बिष्ट? संजय बिष्ट हकलाते हुए बोले, आपने जो डिजाइन बनाए थे, किसी ने उस उन डिजाइन पर कॉपी करने का आरोप लगाया है। ये सुनकर पार्थी दंग रह गई। उसने कहा, मैंने डिजाइन कॉपी नहीं किए हैं, ये मेरा अपना डिजाइन है। उनके पास सबूत है और कॉपीराइट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं। मैंने उनके डिजाइन देखे हैं, बिल्कुल आपके ही बनाए हुए डिजाइन है। पर उनका कहना है कि जिसने कंप्लेंट की है, उन्होंने 6 महीने पहले उन्हें लॉन्च किया था। किसी ने खबर इंटरनेट पर भी वायरल कर दी है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि बत्रा कंपनी चोर है। पार्थी ने अपना मोबाइल खोला तो पाया कि संजय सही कह रहा था, पर वो तेज आवाज में बोली, ये झूठ है, बुलाओ उन्हें, मैं बात करती हूँ। पार्थी के माथे पर पसीना आ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसने तो ये डिजाइन खुद बनाए थे, फिर ये कॉपीराइट का इशू कैसे हो सकता था? इन्वेस्टिगेशन टीम ने आते ही पार्थी के टेबल पर एक डॉक्यूमेंट की कॉपी रखी। पार्थी ने फाइल खोली तो पाया कि हूबहू उसी के बनाए हुए डिजाइन थे। टीम हेड ने कहा, मिस पार्थी, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपने डिजाइन चोरी किए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये कोई गलतफहमी है या मेरे साथ किसी ने धोखा किया है? हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप साबित कीजिए, नहीं तो हमें आपको डिजाइन कॉपी करने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। पार्थी को ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम चली गई तो पार्थी हताश होकर कुर्सी पर बैठ गई। तभी राहुल का फोन आया। पार्थी, ये क्या है? किसने किया ये सब? पार्थी को रोना आ रहा था। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता राहुल, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। पर अब मैं क्या करूं? राहुल ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, देखो, तुम रो मत। ये बताओ, तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड किसके पास है? और क्या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कोई ऐसा कर सकता है? पार्थी ने किसी तरह खुद को शांत किया और फिर धीरे से बोली, वो सब छोड़ो, पर ये कैसे हो सकता है कि किसी ने सेम डिजाइन 6 महीने पहले लॉन्च किया है और उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है? राहुल ये सुनते ही शॉक्ड हो गया और बोला, क्या तुम्हें किसी पर शक है? पार्थी चिढ़ते हुए बोली, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पार्थी को एक के बाद एक फोन आने लगे, पर उसने किसी का फोन नहीं उठाया। राहुल भी जानता था कि इस बार वो पार्थी की हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए इस मामले में उसने साइड होना ही सही समझा। तभी रमन बत्रा का पार्थी के लिए कॉल आया। उसने ये सोचकर फोन उठा लिया कि शायद इस बार कंपनी के लिए ही सही उसके अंकल से कोई हेल्प मिल जाएगी। पर उसने जैसे ही कॉल उठाया, रमन चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम हमारी कंपनी को डुबो कर ही मानोगी। कंपनी को बचाने के लिए तुमने चोरी कर ली। अब जाओ सरना जेल में। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पार्थी अपनी सफाई देते हुए रोने लगी और बोली, लेकिन अंकल, मैंने डिजाइन नहीं चुराए हैं, ये एक साजिश है। साजिश है? हाँ, साजिश है। साजिश तो तुमने की है। मैं तुम्हें जानता नहीं क्या? तुम हमेशा से ऐसे ही काम करती हो। फालतू बकवास मत करो, जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो और हमारा पीछा छोड़ो। पार्थी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। प्रतीक अपने ऑफिस में बैठा था, तभी काशी उसके पास आई और कहने लगी, तुमने सुना? पार्थी कंपनी हासिल करने के लिए इस हद तक चली गई कि उसने किसी के डिजाइन ही चोरी कर लिए। मैं कहती थी ना तुम्हें, वो एक नंबर की फ्रॉड है। इतनी पागल हो गई है कि अब ये सब कर रही है। प्रतीक ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वो सोचने लगा, पार्थी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर किसी ने उसे फंसाया है। प्रतीक धीरे से बोला, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, सब गड़बड़ है। तुम तो जानते ही हो ना, उसने तुम्हें भी तो कितनी बार बेवकूफ बनाया है। इसी तरह से वो दुनिया को भी बेवकूफ बना रही है। प्रतीक ने काशी की तरफ देखा। काशी, मैं जानता हूँ उसने जो मेरे साथ किया वो गलत था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो प्रोफेशनल है और वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती। प्रतीक की बात सुनकर काशी को मन ही मन जलन हो रही थी और वो सोच रही थी कि अभी भी इसे उस पर कितना भरोसा है, पर उसने सामने से कुछ नहीं कहा।
वो बात बदलते हुए कहने लगी, पर तुम तो जानते हो कि वो किसी भी हाल में बत्रा कंपनी पर अपना कब्जा करना चाहती थी। तो हो सकता है कि उसने ये एक आसान रास्ता चुना हो। पर प्रतीक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने काशी से कहा, अभी तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। काशी कुर्ते हुए बाहर निकल गई। उसके जाते ही प्रतीक ने राघव को कॉल किया। राघव ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उसकी आवाज आई, बॉस, मिस पार्थी को फंसाया गया है। मैं आपके कॉल का ही वेट कर रहा था। प्रतीक ने उसे कहा, मुझे लगता है ये रमन बत्रा का काम होना चाहिए। उसका नाम ना आए इसलिए उसने किसी छोटी कंपनी को मोहरा बनाया है। तुरंत पता लगाओ और मुझे कल तक इसका सल्यूशन चाहिए। पर ध्यान रखना, पार्थी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसकी हेल्प की है। समझ गया सर, पर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। राघव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप दोनों को बात करनी चाहिए। क्या पता। प्रतीक ने राघव को रोकते हुए कहा, स्टॉप इट राघव, इस बारे में कोई बात मत करो। राघव ने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं जल्दी इस मैटर को सुलझा दूंगा। राघव ने फोन रख दिया। प्रतीक के चेहरे पर उदासी के भाव थे। इधर पार्थी केबिन में बैठी यही सोच रही थी कि आखिर ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। तभी उसके पास पायल आई। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो पार्थी के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मुझे आपको एक बात बतानी है। पार्थी ने उदासी भरी आवाज में बस इतना कहा, बोलो। पायल पार्थी के करीब आई और बहुत धीरे से बोली, एक्चुअली मैडम, हमारे मार्केटिंग के असिस्टेंट मैनेजर दिनेश सिंह आपके चाचा के साथ मिले हुए हैं। वो यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक करते हैं और मुझे लगता है आप पर जो ये सब चार्ज लगे हैं, इससे भी उनका कुछ लेना देना है। ये सुनते ही पार्थी को गुस्सा आ गया। ये तो मैं पहले से ही जानती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर सकता है। पार्थी गुस्से में जाने लगी, पर पायल ने उसे रोक दिया। मैडम, आपका इस तरह से जाना सही नहीं है। ये लोग अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप कोई गलती करो और वो आप पर अटैक कर सके। पार्थी के कदम अचानक रुक गए। उसने दांत पीस लिए और बड़बड़ाई, अंकल आखिर चाहते क्या हैं? इस बारे में पायल आखिर क्या कह सकती थी? वो बस चुप रही। तभी पार्थी को मिस्टर बत्रा का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही पार्थी जोर जोर से रोने लगी। मिस्टर बत्रा बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, पार्थी बेटा, रो मत। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। पार्थी रोते हुए बोली, पर पापा, ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? मिस्टर बत्रा भी क्या कहते। बेटा पार्थी, तुम परेशान मत हो। इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा। अभी बस हिम्मत रखो। अब पार्थी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और रोते हुए बोल पड़ी, पापा, कितनी हिम्मत रखूं? जितना मेरी जिंदगी में हो चुका है, क्या वो कम था जो अभी ये? पार्थी आगे कुछ बोल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। मिस्टर बत्रा अब उसे समझाने में खुद को मजबूर पा रहे थे। तुम घर वापस आ जाओ, यहाँ बैठकर बात करते हैं, या तुम कहो तो मैं ऑफिस आ जाऊँ। पार्थी सिसकते हुए बोली, नहीं पापा, आप रहने दो, मैं आ जाती हूँ। मिस्टर बत्रा को पार्थी के लिए दुख हो रहा था। वो थके से सोफे पर बैठ गए। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने देखा रमन का कॉल था। उन्होंने जैसे ही कॉल उठाया, रमन की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं और कितना जलील करवाओगे? आपकी बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसकी वजह से आज फिर हमारी कंपनी को शर्मिंदा होना पड़ा। मिस्टर बत्रा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, रमन, तुम अभी इस बारे में कोई बात मत करो। मैं जानता हूँ कि पार्थी बेकसूर है। ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी तो आपको है, अपनी बेटी को लेकर। आपने कभी भी इसे गलत कामों से रोका नहीं। इसी का नतीजा है कि आज ये लड़की ऐसी हो गई है। ये कहते ही रमन ने फोन काट दिया। मिस्टर बत्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। एक बार उन्होंने सोचा कि वो प्रतीक को कॉल करके हेल्प मांगे, पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ पार्थी और प्रतीक के बीच में हुआ था, उस सब को सोचकर वो आखिर किस मुंह से प्रतीक से हेल्प मांगते। इधर प्रतीक एक मीटिंग में बैठा था कि तभी राघव का कॉल आया। प्रतीक मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गया। प्रतीक ने पूछा, हाँ राघव बताओ। आप सही कह रहे थे, ये सब रमन बत्रा ने करवाया है। मैंने पता करवा लिया। इसने हैदराबाद की एक ज्वेलरी कंपनी को हायर किया और उनके लिए झूठे डॉक्यूमेंट बनाए। इसमें पार्थी के ऑफिस का एक असिस्टेंट मैनेजर भी शामिल है। उसने बत्रा को मिस पार्थी के डिजाइन्स भेजे। ये सब सुनकर प्रतीक अपने गुस्से को दबाते हुए राघव को कहा, पहले तो जिसने भी ये दावा किया है उस आदमी को कल सुबह तक देहरादून लेकर आओ। वो पार्थी से माफी मांगेगा और केस वापस लेगा। इस रमन बत्रा और उस असिस्टेंट मैनेजर को तो मैं देख लूंगा। अगली सुबह बुझे मन से पार्थी जैसे ही ऑफिस पहुंची, वेटिंग रूम में लोगों की भीड़ लगी थी। वो घबरा गई। उसने पूछा, अब क्या हुआ? आप लोग अपने केबिन में क्यों नहीं हैं? तभी मिस्टर कुलकर्णी पार्थी के पास आए और बोले, मैडम,
ये मिस्टर कुशवाहा हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। पार्थी ने देखा सामने बेंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सर झुकाए बैठा था। पार्थी ने उसे कैबिन में आने का इशारा किया। जैसे ही वो पार्थी के कैबिन में आया, उसने पार्थी के सामने हाथ जोड़ लिया और माफी मांगने लगा। मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मुझसे करवाया गया था। मैं ये केस वापस ले लूंगा आज ही। पार्थी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, तो क्या तुमने ये सब किया? पर किसके कहने पर? मुझसे मत पूछिए, बस माफ कर दीजिए, वो मुझे मार डालेंगे। ये सुनते ही पार्थी का खून खौल गया और वो बोली, माफ कर दूं? तुम जानते भी हो इससे मेरी और हमारी कंपनी की साख कितनी गिरी है। मिस्टर कुशवाहा घुटनों के बल बैठ गया और पार्थी से दया की भीख मांगने लगा। पार्थी पिघल गई, पर वो गुस्से में बोली, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। पार्थी ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और निढाल से चेयर पर बैठ गई। पर अचानक उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और बुदबुदाई, पर ये सब अचानक कैसे हुआ? क्यों ये आदमी मुझसे माफी मांगने के लिए आ गया? ऐसा सिर्फ प्रतीक कर सकता है तो क्या? जैसे ही उसे ये ख्याल आया, उसने तुरंत प्रतीक को कॉल किया, पर प्रतीक ने उसका कॉल नहीं रिसीव किया। फिर उसने प्रतीक के लिए मैसेज छोड़ा, प्रतीक, क्या तुमने मेरी हेल्प की है? प्रतीक का बस इतना जवाब आया, नहीं। प्रतीक के चेहरे पर उदासी थी जो उसके दिल का दर्द बयां कर रही थी। प्रतीक इन दिनों अपनी कंपनी के कामों में बहुत खोया रहता था, लेकिन जब भी आंख बंद करके जरा आराम करता था, उसके दिलो दिमाग पर पार्थी छा जाती थी। वो पुरानी यादें आसानी से उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। होती भी कैसे, आखिर उसने मुंबई में इतने दिन सिर्फ पार्थी की खातिर ही तो गुजार दिए थे। पार्थी, क्या तुम कभी मेरे प्यार को समझ भी पाई थी? प्रतीक ने मन ही मन ये बात सोची थी। वो इन ख्यालों में डूबता जा रहा था कि अचानक उसके रूम का गेट जोर जोर से नॉक होने लगा। वो हड़बड़ा कर उठा। नॉक करने का तरीका सुनकर प्रतीक बहुत हैरान था। उसका कोई भी हाउस स्टाफ इस तरह जोर जोर से और फुर्ती से रूम नॉक नहीं किया करता था। इस तरह मेरे रूम के गेट तक ये कौन आ गया है? प्रतीक ये सोचते हुए उठा और गेट तक गया। उसने गेट खोला तो सामने काशी खड़ी थी। बिखरे हुए बाल, तेज चल रही सांसें, बिखरा हुआ काजल जिसकी वजह से आंखों के आसपास काले घेरे दिखाई दे रहे थे। बदहवास सी काशी प्रतीक के रूम के गेट पर खड़ी थी और पीछे प्रतीक के हाउस स्टाफ के कुछ लोग खड़े थे। प्रतीक समझ गया कि सबने मिलकर काशी को यहाँ तक आने से रोकने की कोशिश की होगी। उसने मन में सोचा, काशी तो फिर काशी ही है, ये लोग उसे कैसे रोक पाएंगे। प्रतीक ने उन सब से इशारा करके कहा, तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। फिर उसने काशी से कहा, अंदर आओ काशी। काशी तो बस यही सुनना चाहती थी। वो तेज कदमों से रूम में घुसी और सामने रखी रिक्लाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ गई। प्रतीक ने उसे थोड़ा काम करने के लिहाज से पूछा, पानी लोगी या तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बुलवाऊं? काशी ने कहा, सिर्फ पानी, चिल्ड वाटर। प्रतीक ने फ्रिज खोलकर एक ठंडे पानी की बोतल निकाली। वो पानी ग्लास में निकाल पाए उससे पहले ही काशी ने उठाकर उसके हाथ से बोतल ही ले ली। वो एक सांस में पूरी बोतल पानी पी गई। इसके बाद वो फिर चेयर पर बैठी और एक गहरी सांस ली। प्रतीक वेट कर रहा था कि काशी थोड़ी नॉर्मल हो तो उसे आगे बात करे। प्रतीक आज बहुत क्लोजली काशी को ऑब्जर्व कर रहा था। पहले कभी काशी ने इस तरह से बिहेव नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि काशी किसी मेंटल स्ट्रेस में है। प्रतीक कुछ बात शुरू कर सके उससे पहले ही काशी ने प्रतीक से सवाल किया, और सुनाओ प्रतीक, क्या कर रहे थे? आजकल तो तुम बहुत बिजी चल रहे हो। प्रतीक उसके पास आकर बैठा। हाँ, बिजी तो हो गया हूँ। पापा के जाने के बाद बहुत समय से बिजनेस किसी ने देखा ही नहीं। अब सारी प्लानिंग नए सिरे से कर रहा हूँ। काशी ने थोड़ा आगे उठकर प्रतीक के हाथ पर अपना हाथ रखा और हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, डोंट वरी प्रतीक, खुद को अकेला मत समझना। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हें मदद के लिए रेडी दिखाई दूंगी। प्रतीक ने भी काशी को स्माइल दी। उसे लगा कि काशी अब पहले से काफी नॉर्मल थी। वैसे तो सब ठीक ही है काशी, पर कभी कभी पार्थी की बहुत याद आती है। ये कहकर प्रतीक चुप हो गया। वो लगातार काशी के फेस की तरफ ही देख रहा था। पार्थी का नाम सुनते ही काशी का चेहरा एकदम बदल गया। काशी अब तक बहुत रिलैक्स लग रही थी और चेहरे पर स्माइल भी थी। अब अचानक उसके फेस से स्माइल गायब हो गई थी। वो गुस्से से तमतमा रही थी। वो अचानक रिक्लाइनर से उठी और बोली, मैं जा रही हूँ प्रतीक, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, ऑफिस पहुंचो तो बताना। काशी ने प्रतीक के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। वो तमतमाती हुई तेज स्पीड में रूम से बाहर निकल गई। प्रतीक ने आज ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था कि काशी कुछ बदली बदली सी थी। पार्थी का नाम सुनते ही काशी को कुछ हो जाता है। शायद किसी अलग तरह के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है।
मुझे लगता है उसे किसी बहाने से साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। प्रतीक ये सोचते हुए अपने रूम की विंडो तक गया, जहां से उसके घर का पार्किंग एरिया साफ दिखता था। उसने कार की तरफ जाती काशी को निगाहों से ही तब तक फॉलो किया जब तक वो बैठ नहीं गई। वो काशी की पूरी बॉडी लैंग्वेज समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। काशी बहुत गुस्से में आकर कार में बैठी थी। उसने बहुत सख्त आवाज में कहा, ड्राइवर, सुसाइड पॉइंट ले चलो। काशी की बात सुनकर ड्राइवर भी डर गया था। काशी पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। उसे लेकर घर के लोग और स्टाफ भी डरे हुए ही रहते थे, और अब तक ये साफ दिखने लगा था कि वो कुछ अलग ही मेंटल जोन में है। ड्राइवर को भी कुछ डर था, इसलिए उसने चुपचाप रिद्धिमा को मैसेज कर दिया, छोटी दीदी सुसाइड पॉइंट जाने के लिए बोल रही है, अभी हम प्रतीक सर के घर से निकले हैं। ड्राइवर का मैसेज देखकर रिद्धिमा थोड़ी परेशान हो गई। वो कुछ काम के सिलसिले में शहर से थोड़ी दूर थी। उसने सोचा, मैं खुद तो जा नहीं पाऊंगी, प्रतीक से ही रिक्वेस्ट करती हूँ। उसने प्रतीक को मैसेज किया, प्रतीक प्लीज हेल्प काशी, वो तुम्हारे घर से निकलकर सुसाइड पॉइंट जा रही है। प्रतीक अपने फोन पर ही कुछ काम कर रहा था। रिद्धिमा के नाम का नोटिफिकेशन देखकर उसने तुरंत मैसेज चेक किया। उसे लग ही रहा था कि आज काशी कुछ अलग मूड में है। मुझे जल्दी निकलना चाहिए, वैसे भी काशी बहुत तेज कार ड्राइव करवाती है। प्रतीक का डर भी गलत नहीं था, क्योंकि वो जब तक घर से निकला था काशी सुसाइड पॉइंट तक पहुंच भी चुकी थी। यहाँ पहले से ही कोई शख्स मौजूद था। असल में काशी यहाँ गुस्से में खुदकुशी करने के इरादे से नहीं आई थी, बल्कि उसकी इस शख्स के साथ मीटिंग फिक्स थी। काशी के साथ खड़ा हुआ बंदा हाइट में थोड़ा कम था। बॉल्ड लुक वाले इस बंदे के चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछ थी, जिसकी वजह से नैन नक्श का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथों में एक फाइल थी। काशी ने उसके पास पहुंचकर कहा, हाँ बताओ क्या दिखाने वाले थे। उस शख्स ने बिना कोई भूमिका बांधे अपने हाथ की फाइल काशी की तरफ बढ़ा दी। काशी ने उस फाइल को ओपन किया। उस फाइल में बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। काशी एक एक कर फोटोज पलटती गई। हर फोटो के साथ उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती दिख रही थी। इतनी देर में प्रतीक भी सुसाइड पॉइंट पहुंच गया था, लेकिन उसने कार थोड़ी दूर पर ही रोकी थी। ये काशी इस जगह पर किससे बात कर रही है? उसने मन ही मन सोचा और काशी के चेहरे को गौर से देखने लगा। क्या है ये काशी के हाथ में, जिसे देखकर वो इतना गुस्सा हो रही है? प्रतीक काशी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो इतनी दूरी पर था कि उसे काशी के हाथ में रखी फाइल का कोई भी कागज ठीक तरह से दिख नहीं रहा था। फिलहाल वो काशी को लेकर बहुत सारे सवालों में उलझा हुआ था। प्रतीक ने देखा कि वो फाइल काशी के ही हाथ में देकर वो शख्स वहां से रवाना हो गया, लेकिन काशी वहीं रुकी रही। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ज्यादा दूर होने की वजह से प्रतीक कुछ सुन भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया था कि काशी बहुत गुस्से में है। लगता है फाइल में जो भी है वो बहुत सीरियस है। काशी फोन पर बात करते हुए बहुत गुस्से में लग रही है। काशी अपनी कार में बैठी और वहां से रवाना हो गई। उसकी कार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रतीक भी वहां से निकल गया, लेकिन वो अभी अपने घर की तरफ नहीं मुड़ा। काशी को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ वो अब कहाँ जा रही है। काशी की गाड़ी तेज स्पीड में भागती हुई मसूरी की तरफ मुड़ गई। घाटी के घुमावदार मोड़ों पर भी कार की स्पीड बिल्कुल कम नहीं होती। प्रतीक फिर सोच में पड़ गया, क्या पागल लड़की है ये, इसे अपनी जान की भी कोई फिक्र नहीं है। मसूरी से थोड़ा पहले ही एक गली में काशी की कार टर्न लेती है। यहाँ एक पुराना सा घर दिखता है। प्रतीक दूर ही कार रोककर खड़ा हो गया था। उसने देखा कि काशी उस पुराने से घर में अंदर चली गई थी। करीब आधे घंटे घर में रुकने के बाद वो बाहर निकली। काशी अंदर गई थी, तब उसके हाथ में एक फाइल थी। अब वो फाइल नहीं है। प्रतीक ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया था। उस फाइल और उस घर में क्या कनेक्शन है? प्रतीक ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो अब काशी को फॉलो नहीं करेगा। उसके जाने के बाद वो इस घर में अंदर जाएगा और फाइल के बारे में पता करेगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेजी से कार के ब्रेक लगने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो काशी की कार ढलान पर ही एक पेड़ से टकरा कर रुक गई थी। ड्राइवर कार से उतरकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प, कोई सुन रहा है तो मदद कीजिए प्लीज। प्रतीक दौड़कर कार के पास गया और देखा सामने डैशबोर्ड से टकराकर काशी बेहोश पड़ी थी। गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से काशी की गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। प्रतीक ने जब गाड़ी में झांका तो देखा कि पार्थी को भी काफी चोट आई थी। उसके माथे से खून बह रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। प्रतीक ने घायल काशी को उठाकर अपनी कार की बैक सीट पर लिटाया और ड्राइवर से कहा, मैं काशी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम कार ठीक करवा कर आराम से आ जाओ। प्रतीक कार में बैठा और हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लगा।
कार एक्सीडेंट वाले पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि प्रतीक को बैक सीट से आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय, डर गए क्या? ये आवाज सुनकर प्रतीक ने एकदम कार में ब्रेक लगाया, कार को साइड में लिया और रुक गया। वो पीछे पलटा और काशी को आराम से बैठा देखकर चौंक गया। काशी, तुम होश में आ गई? प्रतीक की बात सुनकर काशी जोर जोर से हंसने लगी। प्रतीक के चेहरे पर बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे थे, जैसे वो कोई डिफिकल्ट सी पजल में फंस गया हो। उसका ऐसा फेस देखकर काशी और जोर जोर से हंसने लगी। तुमने क्या मजाक लगा रखा है काशी? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है और तुम हंस रही हो? प्रतीक ने बहुत बुरी तरह झल्लाते हुए काशी से कहा। काशी ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और कहा, खून? कैसा खून? ये भी कोई चोट है मिस्टर ओबरॉय? काशी ने कार की बैक सीट पर रखा कपड़ा उठाया और सिर पर बांध लिया। प्रतीक ने काशी से कहा, कुछ बताओगी भी क्या हुआ? तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये मैं तब से जानती हूँ जब से तुम सुसाइड पॉइंट पर आए थे। तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रतीक को अब काशी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, वो सब ठीक है काशी, पर वो एक्सीडेंट, तुम्हारी चोट? अरे एक्सीडेंट भी असली था और चोट भी असली है। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस ड्राइवर के हाथ को पीछे से हिला दिया, गाड़ी इम्बैलेंस हुई और एक्सीडेंट हो गया। काशी की इस बात पर प्रतीक ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या मजाक कर रही हो काशी? अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो? प्रतीक की इस बात का काशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस प्रतीक के चेहरे की तरफ देखती रही और मुस्कुराती रही। उसके इस तरह देखने से प्रतीक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने इस पल को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की। क्या काशी, तुम भी? मजाक की भी कोई हद होती है। प्रतीक कार ड्राइव करने के लिए पलट गया, लेकिन काशी उसने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, थोड़ी देर रुको ना प्रतीक, यहाँ अच्छा लग रहा है। प्रतीक इतनी देर में काशी को ऑब्जर्व करते हुए ये समझ चुका था कि उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकती थी। वो वहीं रुक गया। काशी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी बहुत याद आई प्रतीक। तुम्हें याद है वो पेड़, इसके नीचे हम दोनों खड़े थे, तुमने मुझे किस किया था? प्रतीक स्टीयरिंग पर हाथ रखकर सिर झुकाकर बैठा रहा। उसने काशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन काशी का मूड कुछ अलग लेवल पर जा चुका था। उसने कार के पीछे से ही दोनों हाथ प्रतीक के गले में डाल दिए। क्यों प्रतीक, तुम क्यों मुझसे इतना उखड़े उखड़े रहते हो? क्या प्यार से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? प्रतीक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करे। एक तरफ काशी का दीवानापन उसे परेशान कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो फाइल बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, जो कुछ देर पहले काशी के पास थी। और वैसे भी वो पार्थी से नाराज था, लेकिन उसका प्यार अब भी उसके दिल से खत्म नहीं हुआ था। काशी प्लीज, ये बचपना छोड़ो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। प्रतीक ने काशी के दोनों हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या प्रतीक, डोंट बी सो अनरोमांटिक। इतनी तन्हाई हमें हमेशा कहाँ मिलती है, और फिर मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती, पर थोड़ी देर प्यार से बात तो कर सकते हो। काशी की आवाज में अब थोड़ी सी मायूसी खुली हुई थी। प्रतीक उसे इसी तरह धीरे धीरे माइल्ड करना चाहता था। उसने काशी को कुछ देर वैसे ही बैठे रहने दिया, अपने गले में हाथ डालकर और एक कंधे की तरफ सिर को झुकाए। आसपास बिल्कुल वीराना था, अंधेरा होता जा रहा था। इस खामोशी के बीच प्रतीक को पार्थी की याद आ गई। पार्थी, काश आज तुम यहाँ होती मेरे साथ, तो ये लम्हे ही कुछ और होते। पुराने दिनों की यादों में खोए प्रतीक को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो पार्थी का नाम जोर से बोल पड़ा। ओह पार्थी। इस एक नाम ने प्रतीक की कोशिशों पर पानी फेर दिया था। अब तक उसने जितनी कोशिश की थी काशी को शांत रखने की, सब पर पानी फिर चुका था। काशी के एक्सप्रेशन एकदम बदल चुके थे। पार्थी, फिर से पार्थी। काशी इतनी तेज गुस्से में थी कि हाँफ रही थी। उसकी तेज सांसों की आवाज प्रतीक को सुनाई दे रही थी। उसने तुम्हें इतने बड़े बड़े धोखे दिए, फिर भी तुम उसी के नाम की माला जप रहे हो। तुम्हारी पार्थी की वजह से पता है तुमको क्या हुआ है? काशी चिल्लाते हुए कार से उतरी। उसने आगे की तरफ आकर ड्राइविंग सीट का डोर खोला। नीचे उतरो, वो प्रतीक पर जोर से चिल्लाई। सुना नहीं तुमने? नीचे उतरो और दूसरी सीट पर बैठो। प्रतीक ने काशी का हाल देखकर चुपचाप वही करना ठीक समझा जो वो कह रही थी। वो कार से उतरा और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। काशी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी, कार ऑन की और स्टीयरिंग पर पैर दबा दिया। कार फुल स्पीड में चलने लगी। घुमावदार घाटियों वाला रोड था, लेकिन काशी की कार की स्पीड 60 से ऊपर ही चल रही थी। ये तो उसी घर की तरफ जा रही है जहाँ अभी अभी फाइल दिख आई है। प्रतीक को वो घर दूर से ही नजर आने लगा था। काशी उसी स्पीड से कार चलाती रही। उसे लगा था कि काशी उस घर के सामने कार रोक देगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काशी और तेज स्पीड में कार भगाने लगी। काशी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आराम से कार चलाओ और कुछ बताओ तो सही। काशी का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। गुस्से के मारे उसकी आंखों से आंसू तक बह रहे थे। प्रतीक के लिए सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। अभी अभी दोनों जिस घर से गुजरकर आगे आए थे, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वैसा ही एक घर बना हुआ था। काशी ने वहीं जाकर कार को जोर से ब्रेक लगाया। वो तो अच्छा था कि प्रतीक और काशी दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखा था, वरना दोनों का डैशबोर्ड से सिर टकराना तय था। कार रोकते ही काशी बिना कुछ कहे कार से उतर गई। प्रतीक गेट खोलकर बाहर आया और पूछा, काशी, ये हम कहाँ आए हैं? तुम कहाँ जा रही हो? काशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस घर के दरवाजे के पास जाने लगी। प्रतीक भी उसे चुपचाप फॉलो करने लगा। काशी ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग महिला ने आकर गेट खोला। उन्हें देखकर काशी ने अपने गुस्से के एक्सप्रेशन छुपाने की पूरी कोशिश की और पूछा, जोसेफ कहाँ है आंटी? उनसे जरूरी काम था। वो ओल्ड लेडी बिना कुछ कहे ही गेट से चली गई। काशी वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी ही देर में एक शख्स गेट पर आया। लंबा, घुंघराले बाल और आंख पर मोटा सा चश्मा। प्रतीक ने उसे पहले कभी देहरादून या मसूरी में नहीं देखा था। मैडम, आप अभी आ गई? इतनी जल्दी मैं कुछ डिटेल्स नहीं बता सकता। उस शख्स ने काशी को अपने सामने खड़ा देखकर कहा, मैं अभी कुछ डिटेल्स जानने नहीं आई हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए वो फाइल चाहिए। काशी ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने बाहर खड़े प्रतीक को देखा और फिर सवाल किया, क्या आप ये केस किसी और को हैंड ओवर कर रही हैं? अगर हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सिर्फ फोटोज दिखाने आए हैं तो मैं अभी वो फोटोज दिखाने से आपको मना ही करूंगा। काशी ने जोसेफ की बात को सुना। वो समझती थी कि अभी से फोटो से जुड़ी डिटेल आउट हुई तो वो कभी उस बात की तह तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन उसे प्रतीक पर पूरा भरोसा था। आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे साथ आए हैं वो पूरे भरोसे के आदमी हैं। वो कोई बात लीक नहीं करेंगे। जोसेफ ने कंधे उचकाए और कहा, जैसी आपकी मर्जी, ले आइए उन्हें अंदर, पर याद रखिए रिस्क आपका ही होगा। काशी ने हाँ में सिर हिलाया और प्रतीक से कहा, अंदर आ जाओ प्रतीक। प्रतीक काशी के पीछे पीछे अंदर जाने लगा। दोनों पहले एक रूम में गए और फिर नीचे बेसमेंट में बने रूम में चले गए। वहाँ पहले ही टेबल पर वो फाइल रखी थी जो पहले काशी के पास थी। काशी ने वो फाइल उठाकर प्रतीक को दी और कहा, लो देखो। काशी के कहने पर प्रतीक ने फाइल के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें बहुत सारी फोटोज ही फोटोज थी। हर फोटो चौंकाने वाली थी, जिन्हें देखकर प्रतीक हैरान रह गया था। प्रतीक, काशी और जोसेफ जिस रूम में खड़े थे, उसके एक ही कोने की लाइट ऑन थी। लाइट क्या थी? उसके नाम पर एक पीला बल्ब लगा हुआ था। उसी पीली रोशनी में प्रतीक वो फोटोज देख रहा था जिसमें एक बूढ़ा सा शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पेट पर खून के निशान दिख रहे थे। सामने कोई शख्स खड़ा था। फोटो उसके पीछे से क्लिक हुई थी, इसलिए उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। ये साफ था कि उस शख्स ने हुडी पहनी हुई थी, जिसकी काली कैप उसके सिर पर थी। उसी कैप में से कुछ बाल बाहर निकले दिख रहे थे और तीखी सी नाक दिख रही थी। फोटो बहुत सारे थे, लेकिन एंगल ज्यादा नहीं थे। इतनी सारी फोटोज हैं, लेकिन किसी में फेस क्लियर नहीं है। कौन है ये? और जिसे मारा वो कौन है? कुछ फोटोज ऐसी भी थी जिसमें उस शख्स के हाथ में चाकू दिख रहा था। वो चाकू भी खून से सना हुआ था। एक फोटो में वो शख्स उस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठा दिख रहा था। काशी, कौन है ये? और ये कैसी फोटोज हैं? प्रतीक ने बहुत हैरान होते हुए ये सवाल किया। काशी ने भी बहुत गुस्से में जवाब दिया, ये मेरे दादाजी हैं, जिनका बहुत बेरहमी से खून कर दिया गया। और जानते हो ये शख्स कौन है? प्रतीक ने नामे सिर हिला दिया। काशी ने प्रतीक के हाथ से फाइल छीन ली। उसे वापस जोसेफ को पकड़ा दिया। रहने दो, जानकर भी क्या करोगे? यकीन तो तुमसे होगा नहीं। काशी का गुस्सा अब भी पहले जैसा ही था। प्रतीक ने जोसेफ को बाहर जाने का इशारा किया और जोसेफ मान भी गया। उसके बाहर जाते ही प्रतीक ने काशी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी काशी, मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। प्रतीक चाहता था कि काशी थोड़ा नॉर्मल हो जाए और उसे पूरा डिटेल बता दे, क्योंकि पार्थी का नाम सुनने के बाद काशी उसे लेकर यहाँ आई थी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। काशी का गुस्सा आसानी से कम होने वाला नहीं था, बल्कि वो प्रतीक की मुश्किल बढ़ाने वाली थी। अच्छा, ऐसी बात है, तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते? तो ठीक है, प्रूव इट। ये कहते हुए काशी प्रतीक के सामने आकर खड़ी हो गई।
वो प्रतीक से एकदम सटकर खड़ी थी। दोनों के बीच एक उंगली का भी फासला नहीं था। प्रतीक के इतने पास आकर काशी खुद ही बेकाबू होती जा रही थी। उसने प्रतीक को जोर से हक कर लिया। वो ये भी भूल गई कि इस वक्त वो किसी और के घर में खड़ी है। उसने प्रतीक से कहा, ओ प्रतीक, आई लव यू सो मच। तुम क्यों मेरी फीलिंग्स नहीं समझते? ये कहते हुए काशी प्रतीक को किस करने लगी। काशी भूल सकती थी कि वो किसी और की स्पेस में है, लेकिन प्रतीक इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं था। उसने कसकर काशी को खुद से दूर किया और धीरे से कहा, काशी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग कहीं और हैं। पहले यहाँ से चलते हैं, फिर बात करेंगे। काशी को भी इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग कहीं और थे। वो एक झटके से प्रतीक से अलग हुई और कहा, इन फोटोज की क्या सच्चाई है तुम्हें जोसेफ ही बताएगा। और फिर उसने जोसेफ को आवाज देकर अंदर बुलाया। जोसेफ, प्लीज इन्हें केस से जुड़ी सारी डिटेल बताओ। काशी ने जोसेफ को ऑर्डर देने वाली टोन में ये बात कही। जोसेफ ने आगे आकर पहले सारी लाइट्स ऑन की। लाइट्स ऑन होने के बाद प्रतीक को पता चला कि वो रूम कितना बड़ा है। रूम क्या, वो कमरा पूरा साइबर हब बना हुआ दिख रहा था। 3-4 टेबल पर बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स थे। एक वॉल पर पूरे शहर का गूगल मैप लगा हुआ था, जिसमें कई लोगों का मूवमेंट मार्क किया हुआ था। प्रतीक उसी मैप के पास गया और एक नाम देखकर चौंक गया। उस मैप में एक डॉट को बत्रा नाम से लेबल किया गया था। बत्रा? तुम बत्रा को ट्रेस कर रहे हो, पर क्यों? प्रतीक ने चिल्लाकर जोसेफ से पूछा, लेकिन जोसेफ ने बहुत शांति से उसे जवाब दिया, सर, ये इसी केस से जुड़ी फाइल है। जोसेफ के इस जवाब से प्रतीक को जैसे कोई शॉक लगा था। इस केस से जुड़ी से तुम्हारा क्या मतलब है? वो जिसका खून हुआ है वो तो बत्रा नहीं है। जोसेफ ने भी प्रतीक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, वो बत्रा नहीं है। वो तो काशी जी के ग्रैंडफादर हैं, जिनका कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था। जोसेफ की बात सुनकर प्रतीक सन्न रह गया। काशी के दादा, उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया? काशी ने भी घुर्राते हुए कहा, हाँ, इतनी बुरी तरह ही मारा गया था मेरे बाबा को, और उसे मारने वाला कोई और नहीं, बत्रा फैमिली का ही कोई मेंबर था। प्रतीक ये बात आसानी से मानने को तैयार नहीं था। बत्रा फैमिली के लोग लाख बुरे सही, लेकिन मर्डरर नहीं हो सकते। काशी, जरूर समझने में कोई गलती हुई है। जोसेफ, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि मर्डरर कोई बत्रा है? जोसेफ फोटोज वाली फाइल लेकर प्रतीक के पास गया। उसने एक पिक निकाली और उसमें दिख रहे कान की तरफ इशारा किया। ये कान के पास एक बारीक सा काला निशान देख रहे हैं आप? जोसेफ ने फोटो में दिख रहे शख्स के कान की तरफ इशारा किया। प्रतीक ने गौर से कान के पास वो मार्क देखा और कहा, हाँ। जोसेफ एक और फाइल लेकर प्रतीक के पास आया। अब ये फोटोज देखिए। दूसरी फाइल में भी बहुत से फोटोज थे। ये सभी फोटोज बत्रा फैमिली के लोगों के थोड़े क्लोज फोटोज थे। हालांकि इसमें बत्रा फैमिली की लेडीज की कोई फोटो शामिल नहीं थी। जोसेफ ने प्रतीक को एक एक फोटो बहुत गौर से दिखाई और कहा, कान के पास ये मार्क बत्रा फैमिली के लोगों का खास ट्रेट है, इसलिए सबसे पहला शक इन्हीं पर जाता है। अपनी गैंग के साथ मिलकर प्रतीक भी किसी जमाने में ऐसी जासूसी बहुत बार कर चुका था। वो ये खूब समझता था कि सिर्फ एक मार्क के बेसिस पर पूरी फैमिली को ट्रैक नहीं किया जाता। उसने जोसेफ से कहा, तुम तो बहुत सीनियर डिटेक्टिव लगते हो जोसेफ। सेटअप देखकर लगता है कि बहुत जानकार भी हो। क्या एक ही मार्क के बेसिस पर तुमने इतनी तफ्तीश शुरू कर दी? प्रतीक की बात पर जोसेफ के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जानकार तो आप भी बहुत लगते हैं इस जासूसी के खेल के। जोसेफ ने अपना एक सिस्टम ऑन किया और प्रतीक से कहा, जरा इधर देखिए। फिर एक फोल्डर ओपन कर उसमें से कुछ डिटेल हाईलाइट की। वो एक मोबाइल नंबर की लोकेशन थी। जिस दिन सीनियर वर्मा का कत्ल हुआ, उस दिन बत्रा फैमिली के 2 लोगों का नंबर सी बिल्डिंग में एक्टिव था। फिर जोसेफ ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज दिखाए। ये देखिए, पार्किंग में खड़ी ये कार, ये नंबर भी बत्रा कंपनी के नाम पर दर्ज है, और फोटो में दिख रहा वो हुडी वाला शख्स इसी कार में बैठने जा रहा है। दोनों ये सब फोटोज देख रहे थे कि काशी तमतमाती हुई सिस्टम के पास आई और बोली, क्यों प्रतीक, क्या इतने सबूत काफी नहीं है ये मान लेने के लिए कि मेरे बाबा को बत्रा फैमिली के ही किसी मेंबर ने मारा है? प्रतीक को अब भी पक्का यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन वो फिर से काशी का पागलपन झेलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने कहा, काशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतना सब देखने के बाद मैं क्यों नहीं यकीन करूंगा कि तुम सही कह रही हो? काशी को और यकीन दिलाने की नियत से प्रतीक ने जोसेफ की भी तारीफ की। जोसेफ, आपने बहुत अच्छे डिटेल्स निकाले हैं। आपकी
फैक्ट एंड फाइंडिंग्स देखकर लगता है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रतीक ने काशी की खातिर ये सब कह तो दिया था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। साफ दिख रहा है कि कोई बत्रा फैमिली को फंसाना चाहता है। बहुत सफाई से सबूत प्लांट किए गए हैं। कान के पास का दिल, बत्रा फैमिली की कार, सब कुछ जानबूझकर एलिबाई बनाई गई है। उनके फोन नंबर्स का वहां होना इत्तेफाक हो सकता है या कातिल की टाइमिंग हो सकती है। प्रतीक ने फिलहाल उस समय मामले को ज्यादा तूल देना ठीक नहीं समझा। प्रतीक की बातें सुनकर काशी को यकीन हो गया था कि प्रतीक उसकी बात मान रहा था। ये सच्चाई खुलकर सामने आएगी तो प्रतीक को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले बत्रा फैमिली की हकीकत खुलेगी और फिर पार्थी का सच भी सामने आ जाएगा। काशी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने आगे सोचा, एक बार पार्थी का घिनौना सच सामने आएगा तो प्रतीक को उससे और नफरत हो जाएगी। फिर उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। काशी के फेस पर एक विनिंग स्माइल दिख रही थी। उसे ख्यालों में डूबा देख प्रतीक ने कहा, अब चलें काशी, रात भी बहुत हो चुकी है। काशी ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने जोसेफ को गुड नाइट किया और उसके घर से बाहर आकर कार में बैठ गए। इस बार स्टीयरिंग प्रतीक ने संभाली और घर की ओर कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ते में फिर वही घर दिखा जहाँ से काशी को प्रतीक ने बाहर निकलते देखा था। उसने काशी से पूछ ही लिया, काशी, जब मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था तब मैंने तुमको इस घर में जाते और फिर यहीं से बाहर आते देखा था, लेकिन अभी तुम दूसरे घर में लेकर गई। उसका सवाल सुनकर काशी ने एक मिस्टीरियस सी स्माइल दी, लेकिन कुछ कहा नहीं, बल्कि प्रतीक की बाह पकड़कर उसने उसके कंधे पर सिर रख दिया। फिर धीरे से कहा, इस घर का राज भी चौंकाने वाला है, फिर कभी बताऊंगी। फिर उसने मन में ही सोचा, जब उस घर का राज खुलेगा तब पार्थी की हकीकत भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। काशी को पार्थी से प्रतीक को दूर करने का एक और रास्ता साफ दिख रहा था। काशी किसी भी हाल में चाहती थी कि प्रतीक पार्थी को भूलकर बस उसकी यादों में कैद हो जाए। दादाजी की मर्डर को ढूंढने से भी ज्यादा उसे प्रतीक के करीब रहने की परवाह थी, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढ रही थी। दूसरे घर का कंफ्यूजन भी उसने बस इसलिए ही क्रिएट किया था ताकि प्रतीक का दिमाग वहीं उलझा रहे। प्रतीक के कंधे पर सिर रखे रखे वो बस यही सोच रही थी कि प्रतीक, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। काशी को पता ही नहीं चला ये सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई और उसका घर आ गया। प्रतीक ने कार रोककर उसे जगाया। काशी, उठो, घर आ गया है। काशी चौंक कर उठी। उसने मन में खुद से ही कहा, घर भी इतना जल्दी आ गया। कितना अच्छा लग रहा था प्रतीक के कंधे पर सिर रखकर। ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी खूबसूरत दुनिया में जी रही हूँ। उसने प्रतीक से कहा, प्रतीक, आज रात यहीं रुक जाओ ना मेरे पास, तुमसे बहुत सारी बातें करने का मन करता है। लेकिन प्रतीक फिलहाल काशी के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता था। वो सीधे टालता तो शायद फिर काशी का मूड खराब हो जाता, इसलिए उसने बहाना बना दिया। रुक जाता काशी, लेकिन माँ के पास जाना है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर किसी दिन रुक जाऊंगा। काशी को खुश करने के लिए प्रतीक ने उसके माथे पर हल्के से किस किया और कहा, गुड नाइट। काशी ने भी स्माइल करते हुए कहा, गुड नाइट। काशी कार से उतरकर अंदर चली गई। प्रतीक भी वहां से कार लेकर तेजी से रवाना हो गया। वो ये समझ गया था कि काशी कुछ न कुछ ऐसी कहानी बुन रही है जो पार्थी को मुश्किल में डाल सकती थी। काशी को रोकने के लिए करूं तो क्या करूं? ये सब सोचते हुए वो काफी परेशान था। फिलहाल वो इस बारे में किसी समझदार से डिस्कशन करना चाहता था, इसलिए घर जाने की जगह वो मास्टर के घर गया। अपने कोड वर्ड में उसने मास्टर के घर का दरवाजा नॉक किया। मास्टर ने गेट ओपन किया। प्रतीक परेशान से अंदर आया और बेड पर बैठ गया। मास्टर ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ प्रतीक, परेशान लग रहे हो? प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और कहा, काशी। प्रतीक सिर्फ नाम लेकर चुप हो गया, लेकिन मास्टर उसकी पूरी परेशानी समझ गए। प्रतीक कुछ देर उसी तरह बैठा रहा, फिर उसने कहा, काशी अपने दादाजी के मर्डर में बत्रा फैमिली को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो पार्टी तक जाए, उससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रतीक का डर बेवजह नहीं था, क्योंकि काशी डिसाइड कर चुकी थी कि वो पार्थी को इस तरह जरूर उलझाएगी कि प्रतीक उससे नफरत करे और वो उसके नजदीक जा सके। प्रतीक इसी सिचुएशन को टालना चाहता था। फिलहाल मास्टर ने उसे एक सलाह दी, जब तक तुम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तब तक उसी तरह बिहेव करो जैसे काशी चाहती है। इसी तरह तुम्हें थोड़ा टाइम मिल सकेगा और तुम इंफॉर्मेशन जुटा सकोगे। मास्टर से बात करने
और कुछ देर सिस्टम खंगालने के बाद प्रतीक वहां से रवाना हो गया। वो पहले के मुकाबले अब थोड़ा रिलैक्स था। घर आकर प्रतीक सो गया। सुबह मोबाइल की रिंग से उसकी नींद खुली। काशी ने ही उसे फोन किया था। प्रतीक ने फोन उठाया। हाय, गुड मॉर्निंग प्रतीक। दूसरी तरफ से उसे काशी की आवाज आई। मास्टर की सलाह पर प्रतीक ने तय कर लिया था कि वो काशी के मूड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। उसने भी उतनी ही एनर्जी के साथ काशी से कहा, गुड मॉर्निंग। काशी ने उसे मौका दिए बिना कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आई एम कमिंग। इतना कहकर काशी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रतीक भी जल्दी से उठा और तैयार हो गया। वो ब्रेकफास्ट करने ही पहुंचा था कि काशी उसके घर आ गई थी। वाह, कितने सही समय पर आई हो तुम। चलो साथ में नाश्ता करते हैं। प्रतीक ने काशी को देख खुशी जताते हुए कहा। दोनों टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे। प्रतीक ने काशी से पूछा, बताओ आगे का क्या प्लान है। काशी ने प्रतीक को देखा, थोड़ी तेजी सी स्माइल दी और कहा, कुछ नहीं, आज तुम्हारी छुट्टी करवाने का प्लान है और दिन भर साथ बिताने का मूड है। प्रतीक ने भी कुछ इनकार नहीं किया। जैसा तुम कहो, बंदा होल डे एट योर सर्विस मैडम। प्रतीक का ये अंदाज देखकर काशी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे ये तक नहीं लगा कि प्रतीक एकाएक इतना बदला हुआ क्यों है। वो तो इस बात से खुश थी कि प्रतीक ने अब तक पार्थी के नाम का बहाना नहीं बनाया। दोनों ब्रेकफास्ट करके प्रतीक के रूम में चले गए। काशी ने बेपरवाही से अपने फुटवेयर रिमूव किए, गले में डाला स्कार्फ निकाला और बेड पर आधी लेटने की स्टाइल में बैठ गई। प्रतीक पास ही रखे रिक्लाइनर पर बैठ गया। कितना अच्छा हो प्रतीक कि हम दोनों को रोज ऐसे ही एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। मैं बस तुम्हें देखती रहूं, तुम बस मुझे देखते रहो। काशी ने बहुत खुश होते हुए प्रतीक से कहा। उसकी बात सुनकर प्रतीक हंस दिया। तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन रोज ऐसा कैसे हो सकेगा। सब काम छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा। काशी अपनी जगह से उठी और प्रतीक का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों एक साथ बेड पर लेटे हुए थे। काशी ने कहा, घर भी चल जाएगा प्रतीक, इतनी चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ये कहते हुए काशी ने प्रतीक की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। प्रतीक वैसे तो काशी को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए भी तैयार नहीं था। वो इससे बचने का कुछ तरीका सोच ही रहा था कि काशी ने ही उसे झटक कर अलग कर दिया। वो बेड से उठी और टेबल के पास रखी एक फोटो के पास पहुंच गई। इस डिजिटल फ्रेम में 2-3 फोटोज चेंज हो रही थी, जिसमें से एक में प्रतीक और पार्थी साथ में थे। काशी की नजर इसी फोटो फ्रेम पर पड़ गई थी। कुछ भी कर लूं, ये लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। अब तक बहुत रोमांटिक मूड में दिख रही काशी एकदम से बदल गई थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम जानते हो प्रतीक, मेरे दादाजी के बारे में कल बताया था ना तुमको। उन्हें मारने वाला बत्रा फैमिली का मेंबर कौन है। काशी ने गुर्राते हुए प्रतीक से कहा। प्रतीक को भी अंदाजा हो गया कि काशी अब एक्सट्रीम पर जा चुकी थी। वो वही बात कहने वाली थी जिसका अंदेशा प्रतीक को पहले ही हो चुका था। ये काम पार्थी ने ही किया है, मैं तुमको ये बात प्रूव करके दिखाऊंगी। काशी की कोशिश थी कि प्रतीक पार्थी से जी भरकर नफरत करे ताकि उसके करीब आ सके। प्रतीक के जवाब ने उसे चौंका दिया। मुझे तो कल रात को ही ये समझ में आ गया था काशी, पर मैंने सोचा तुम्हारे डिटेक्टिव को ही ये बात पता करने दो। काशी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दांव इतनी आसानी से प्रतीक पर चल जाएगा। प्रतीक ने आगे कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पार्थी ऐसी लड़की हो सकती है जो मुझे धोखा देती रही और इस हद तक नीचे गिर गई। प्रतीक के ये शब्द काशी के लिए किसी जंग को जीतने के बराबर थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने खुद से कहा, आज का दिन कितना अच्छा है। प्रतीक को पार्थी की असलियत समझ में आ ही गई। ये सोचते हुए काशी की नजर फिर उस फोटो पर पड़ी। हालांकि अब उसे पहले जितना गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसने प्रतीक से थोड़ी सख्त आवाज में सवाल किया, जब तुम पार्थी की हकीकत जान ही गए हो तो ये फोटो यहाँ पर क्या करिए प्रतीक। प्रतीक ने बहुत ही प्यार से उसके हाथ से वो डिजिटल फ्रेम लिया और उसे बेड पर पटक दिया। फिर उसने काशी को गले लगा लिया। क्या काशी, तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रही हो। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि इस कमरे में पार्थी की कोई फोटो भी है। वो बहुत प्यार से काशी के बालों पर हाथ फिराने लगा। काशी अब काफी नॉर्मल हो चुकी थी। प्रतीक कुछ देर का ब्रेक चाहता था। उसने काशी के बालों को सहलाते हुए उसकी गर्दन को सहलाना शुरू कर दिया। काशी उसकी इस हरकत से मदहोश हो रही थी, लेकिन प्रतीक के इरादे अलग थे। काशी की गर्दन को सहलाते हुए एक पॉइंट पर प्रतीक ने बहुत हल्के से प्रेस कर दिया। काशी उसी समय बेहोश हो गई। कम से कम 1 घंटे तक काशी को होश आने वाला नहीं है।
प्रतीक को एक अर्जेंट कॉल करना था। काशी बेहोश थी, लेकिन प्रतीक ने उसी रूम से कॉल करने की गलती नहीं की। वो दूसरे रूम में गया। उसने वहां से रिद्धिमा को कॉल किया। रिद्धिमा, आर यू फ्री? मुझे थोड़ी जरूरी बात करनी है। रिद्धिमा बात करने को तैयार थी। प्रतीक ने उसे सारी डिटेल बताई। रिद्धिमा ने बहुत हैरानी से उससे कहा, काशी इन्वेस्टिगेट करवा रही है, ये गलत है प्रतीक। इन्वेस्टिगेशन तो मैं करवा रही हूँ। मैं कातिल के काफी करीब पहुंच भी गई हूँ, और वो बत्रा फैमिली से नहीं है। रिद्धिमा की बात सुनकर प्रतीक को थोड़ी राहत मिली। रिद्धिमा ने प्रतीक से कहा, डोंट वरी प्रतीक, आई विल हैंडल इट। तुम बस काशी को किसी तरह घर भेज दो। रिद्धिमा से बात करने के बाद प्रतीक काशी को गोदी में उठाकर कार में ले गया। उसे घर ड्रॉप किया। उसने एहतियातन काशी के पास एक नोट ड्रॉप कर दिया। अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, लौटकर सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। अपने दादाजी के मर्डर का पता लगाते लगाते रिद्धिमा को इतना अंदाजा हो गया था कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि मीनाक्षी का ही हाथ था। ये खबर उसके लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला मीनाक्षी अग्निहोत्री फैमिली के साथ ऐसा क्यों करेगी। वो अभी भी बहुत श्योर नहीं थी, इसलिए उसने काशी से इस बारे में बात की। काशी देहरादून में अपने रूम में फिर प्रतीक के करीब जाने के बारे में सोच रही थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रिद्धिमा ने सब कुछ सोचकर उसे कॉल किया, लेकिन काफी देर तक काशी का ध्यान फोन की तरफ नहीं गया। रिद्धिमा ने एक बार फिर कॉल किया। हेलो काशी। हाँ रिद्धिमा। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, काशी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रिद्धिमा की आवाज से काशी का ध्यान प्रतीक से टूटा। उसने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ बताओ क्या हुआ? प्रतीक ने कुछ कहा क्या तुमसे? काशी हर किसी से आजकल सिर्फ प्रतीक के बारे में बात करती। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसे प्रतीक मिल ही जाएगा। रिद्धिमा को ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उसी गुस्से में उसने कहा, काशी, इतना सब होने के बाद भी तुम उस प्रतीक के पास क्यों जाना चाहती हो? पूरी दुनिया जानती है कि चाहे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, वो पार्थी को नहीं छोड़ेगा। फिर भी रोज रोज खुद को तकलीफ देकर तुम्हें क्या मिलता है? रिद्धिमा काशी की हेल्प करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन पूरी दुनिया के सामने ऐसे इंसान से प्यार करे जो उसको जरा भी भाव नहीं देता। काशी इतनी सुंदर थी कि जो उसे देखता वो दीवाना हो जाता। काशी ने उसकी बात को इग्नोर किया। तुमने किस काम से कॉल किया है वो बोलो। मैं प्रतीक का नाम अब तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। क्यों काशी? जिस प्रतीक को लेकर तुम इतना सोच रही हो ना, तुम मुझसे लिखवा कर ले लो। वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम उसकी लाइफ में एग्जिस्ट तक नहीं करती। काशी ने ये सुनते ही चीख कर कहा, रिद्धिमा, फिर से कभी ऐसी बात जुबान पर मत लाना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। रिद्धिमा ने पहली बार काशी की इतनी तेज आवाज सुनी थी। काशी पहले भी ऐसे गुस्सा करती थी और उसी के ट्रीटमेंट के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा था, लेकिन ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले ही वो इंडिया वापस आ गई थी। रिद्धिमा काशी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नॉर्मल होकर बोली, तुम्हें दादाजी के मर्डर का नाम पता चला? नहीं, तुम्हें कुछ पता चला क्या? रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे बताया, मैंने अपने लोगों को इस बारे में पता करने के लिए भेजा था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि जरूर से इसके पीछे मीनाक्षी का ही हाथ है। मुझे भी मीनाक्षी ही लग रही है, लेकिन ऐसा करने के पीछे वजह क्या होगी? ये सुनकर काशी थोड़ा सोच में पड़ गई। वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थी क्योंकि मीनाक्षी के पास दादाजी को मारने का कोई मोटिव नहीं था। काशी सोच में ही डूबी हुई थी और तभी रिद्धिमा ने कहा, ये भी हो सकता है कि प्रतीक से बदला लेने के लिए वो प्रतीक से जुड़े हुए हर इंसान को पूरी तरह इमोशनली वीक कर देना चाह रही हो। जब दादाजी गुजरे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हमारी कंपनी ने उस टाइम काफी सफर किया था। रिद्धिमा की बातों से लग रहा था कि उसे अब मीनाक्षी पर ही पूरा शक है। काशी अभी भी सोच में पड़ी हुई थी। उसे देखकर रिद्धिमा ने पूछा, क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि मीनाक्षी ने ऐसा कुछ किया होगा? मीनाक्षी वैसे तो कुछ भी कर सकती है और वो सब कुछ हमेशा प्रतीक से ही जुड़ा रहता है। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, पर अगर तुम श्योर हो तो देख लो क्या करना है। काशी के इस जवाब ने रिद्धिमा को थोड़ा गुस्सा दिला दिया था। वो काशी से इस पर डिस्कस करना चाहती थी जिससे आगे कोई रास्ता निकलता, लेकिन काशी ने उसे ही सब कुछ करने को कह दिया। ये सब कुछ काशी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ प्रतीक पर ही था। प्रतीक के अलावा वो किसी पर ध्यान नहीं दे रही थी। रिद्धिमा का मन तो हुआ कि एक बार वो फिर प्रतीक को कुछ कह दे, लेकिन काशी की मेंटल स्टेट समझकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्माइल करके कहा, ठीक है काशी, तुम फिर रेस्ट करो। मैं देखती हूँ कि इस मीनाक्षी का क्या करना है।
दादाजी के मर्डरर को तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। इतना कहकर रिद्धिमा ने फोन कट कर दिया। काशी प्रतीक के बारे में सोच रही थी कि कैसे इस बार उसे हासिल किया जाए, क्योंकि पार्थी और प्रतीक के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इधर रिद्धिमा ने इस न्यूज को कंफर्म कर लिया था और अब वो मीनाक्षी के पीछे पड़ गई थी। मीनाक्षी इस वक्त जेल में थी और उसकी एक मेड कामिनी उस तक हर खबर पहुंचा रही थी। उसके कुछ सीक्रेट गार्ड्स भी थे जो टाइम टाइम पर सब बता देते थे। जेल में इतने महीने से रहते हुए मीनाक्षी की हालत खराब हो गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक समय वो ओबरॉय फैमिली की मालकिन रही होगी। उसके चेहरे में अब थोड़ी थोड़ी झुर्रियां सी दिख रही थी। आंखें देखकर लग रहा था जैसे जेल में रहते हुए उसने वाकई बहुत बर्दाश्त किया है। उसने कुछ पैसे देकर एक गार्ड को अपनी तरफ कर लिया था, जो कभी कभी मीनाक्षी की बात जेल से बाहर के लोगों से करा देता था। मीनाक्षी को जब पता चला कि रिद्धिमा अब उसके पीछे पड़ी है तो उसने तुरंत कामिनी को कॉल लगवाया। हेलो कामिनी, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? जो काम मैंने नहीं किया है उसका इल्जाम मुझ पर क्यों आ रहा है? कामिनी शुरू से ही मीनाक्षी की काफी वफादार रही थी। उसने जवाब दिया, मैडम, उनके पास आपके अलावा और कोई शक करने के लिए है ही नहीं, लेकिन कोई है जो आपको इस सब में फंसाना चाहता है। इसलिए उसने ऐसे सबूत भी बना दिए हैं जिससे सारे शक आपके ऊपर ही जाएं। लेकिन मैं तो रिद्धिमा के दादाजी की मौत के टाइम जेल में थी। जरूर कोई मुझे इस सब में फंसाना चाहता है। कामिनी, एक काम करो, तुम और जितने भी गार्ड्स अवेलेबल हों उन्हें लेकर पता लगाओ कि इस सब के पीछे कौन है जो मुझसे भिड़ना चाहता है। मैं उसे। वो आगे कोई बात कहती उसके पहले ही जेल के अंदर से ही एक पुलिस वाले की आवाज आई। बस, इससे ज्यादा मैं आपको बात करने नहीं दे सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये बात सुनकर मीनाक्षी ने उस पुलिस वाले को गुस्से में देखा और कामिनी से आखिरी बात बोली, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो और जल्द से जल्द मेरे बाहर निकलने का इंतजाम करो। अंदर रहकर मैं कुछ नहीं कर सकती, ना अपने लिए ना अपनी बेटियों के लिए। उस आदमी को सबसे पहले ढूंढो। इतना कहकर मीनाक्षी ने कॉल कट कर दिया और फोन पुलिस वाले को दे दिया। फोन के बाद उसने कुछ पैसे भी दिए, जिससे पुलिस वाले का चेहरा खिल उठा। मीनाक्षी जानती थी कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो कुछ कैश हर महीने कामिनी के हाथों मंगवा लेती थी और फिर उससे रिश्वत देती थी। इधर रिद्धिमा अब किसी भी तरह से मीनाक्षी को बाहर निकालना चाहती थी और उधर मीनाक्षी खुद से ही जेल से बाहर आना चाहती थी। मीनाक्षी के लोग उसकी बात समझकर चारों तरफ फैल गए थे, लेकिन काफी दिनों तक उन्हें कोई खबर नहीं मिली। इधर काशी प्रतीक से मिलने उसके ऑफिस आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो रूम के सामने पहुंची उसने देखा कि प्रतीक पार्थी का हाथ पकड़कर स्माइल कर रहा था। ये देखकर काशी बहुत गुस्सा हुई। उसने प्रतीक के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ प्रतीक, तुम गलत कर रहे हो। ये लड़की तुम्हें फिर से धोखा देगी और तुम्हें हर्ट करेगी। और कितनी बार एक ही लड़की से धोखा खाने का इरादा है तुम्हारा? खैर, तुम्हारी मर्जी। काशी ने अपना गुस्सा अंदर ही दबाकर आराम से प्रतीक से ये बात कही। पार्थी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तुम क्या कह रही हो काशी? हम लोग कॉलेज के टाइम से साथ हैं। हमारे बीच में अगर कुछ खराब होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। उसमें हमें तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। प्रतीक मुझे अच्छे से जानता है। तुम्हें उसे मेरे बारे में वार्न करने की जरूरत नहीं है। प्रतीक काशी और पार्थी दोनों की बात सुनकर थोड़ा शॉक सा हो गया। वो हमेशा से ही पार्थी से प्यार करता था, लेकिन काशी के दीवानेपन ने उसे पहले भी अंदर से झकझोर दिया था और अभी भी कभी कभी प्रतीक परेशान हो जाता था। लेकिन इस वक्त वो कंफ्यूज नहीं था। वो पार्थी के साथ था और उसके साथ ही होना चाहता था। उसने काशी से कहा, काशी, तुम किसी इम्पोर्टेंट काम से आई थी? हाँ, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। शायद इतना प्यार ये पार्थी तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं दे पाएगी। प्लीज काशी, मैं बार बार वही बात नहीं कह सकता। मुझे तुम्हारे इमोशन की रिस्पेक्ट है, लेकिन ऑफिस में ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम फिर कभी बात करेंगे, ओके? प्रतीक ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, जिससे काशी भी मेंटली स्ट्रेस ना हो और ना ही पार्थी को बुरा लगे। काशी प्रतीक की बात सुनकर गुस्से में ऑफिस से चली गई। आज उसे प्रतीक की बात बहुत बुरी लगी थी। जाते हुए वो मन ही मन बोली, इन दोनों को तो मैं अलग करके रहूंगी। मैं जानती हूँ कि पार्थी प्रतीक से प्यार नहीं करती है। प्रतीक से सिर्फ मैं प्यार करती हूँ। काशी अब अपनी ही एक दुनिया में रहने लगी थी। उसे सिर्फ अपनी ही बातें सच लगने लगी थी और बाकी सब कुछ झूठ। इधर रिद्धिमा अब पूरी तरह से मीनाक्षी पर फोकस कर रही थी और जल्द से जल्द उसे जेल से निकालना चाह रही थी। मीनाक्षी के ऊपर पूरे ओबरॉय फैमिली के मर्डर के चार्जेस थे, इसलिए कोई भी लॉयर उसके लिए लड़ना नहीं चाहता था।
रिद्धिमा ने कई लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी मीनाक्षी के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। रिद्धिमा ने मुंह मांगी फीस देने की बात की, तब भी सबने मना कर दिया। रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आ गया। रिद्धिमा ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से ही आवाज आई, मैंने सुना है कि आप मीनाक्षी जी के लिए कोई लॉयर ढूंढ रही हैं। रिद्धिमा ये आवाज सुनकर थोड़ा हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि कोई अननोन आदमी इस बारे में कैसे जान सकता है कि उसे लॉयर की जरूरत है। उसने नॉर्मल आवाज में कहा, यस, मैं एक अच्छा लॉयर देख रही हूँ। क्या आप लॉयर हैं? जी हाँ, लेकिन जिस केस के लिए आप लॉयर ढूंढ रहे हैं उसके लिए कोई हाँ नहीं कहेगा। सिर्फ मैं ही हूँ जो ये काम करेगा। रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि ये आदमी क्यों इस केस को लड़ना चाहता था। मीनाक्षी ने जितनी बेरहमी से ओबरॉयज को मारा था, उसकी वजह से ही लोग मना कर देते थे। कोई भी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहता था। रिद्धिमा ने इसलिए पूछ लिया, जो केस कोई नहीं ले रहा है उसे आप क्यों लेना चाहते हैं? वो लॉयर ये सुनकर अजीब तरह से हंसा और बोला, कुछ पुरानी दुश्मनी है, तुम नहीं समझोगी। अब ये सब समझने की उम्र नहीं है तुम्हारी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आपकी इस केस के लिए क्या फीस है? रिद्धिमा अब सीधे सीधे बात कर रही थी। उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। एक तो काशी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी और ऊपर से उसे जल्दी से मीनाक्षी को बाहर निकालना था, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। लॉयर ने इस सवाल के जवाब में कहा, मेरा नाम यशराज है। आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको और मीनाक्षी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ तक बात है फीस की, तो इस केस को मैं फ्री में लेना चाहता हूँ। लेकिन आप ये काम फ्री में क्यों कर रहे हैं? रिद्धिमा के सवालों ने यशराज को परेशान करके रख दिया था। उसके मन में जो था इस वक्त वो जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बस इतना ही कहा, सही टाइम आने पर आपको सब पता चलेगा। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। रिद्धिमा ने एक पल सोचा, फिर उसे लगा कि इस वक्त उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। बिना मिले मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। यशराज के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने हामी भर दी और उसके बाद फोन कट कर दिया। फोन कटते ही उसने एक फोटो की तरफ नजर डाली, जिसमें एक 15-16 साल की बच्ची दिख रही थी। उस फोटो को देखकर उसने मन ही मन कहा, मेरी पीहू, तुम्हें अभी तक भूला नहीं है तुम्हारा पापा। तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूं।